Good morning, students. Welcome to you online class. Today we read about understanding laws. Our chapter 4, which name is understanding laws. कानून क्या होता है, हम लोग इसके बारे में समझेंगे. कानून क्या होता है, कैसे बनता है, बहुत सारी डिटेल कानून के बारे में समझेंगे. लॉ कैसे बनते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. You may be familiar with some laws such as those that specify the age of marriage, the age of at which a person can vote, and perhaps even the laws dealing with buying and selling of property. हम लोगों ने बहुत सारे कानूनों के बारे में सुना होगा, जैसे कि एज ऑफ मैरिज क्या होती है, किसी पर्सन के वोट डालने की एज क्या होती है, कोई भी सामान खरीदने या बेचने के लिए भी कुछ ना कुछ नियम कानून होते हैं. वी नाउ नो दैट द पार्लियामेंट इज़ इन चार्ज ऑफ मेकिंग लॉज. और शायद आप ये भी जान चुके होंगे कि पार्लियामेंट के पास ये जिम्मेदारी है कि वो कानूनों को बनाती है. डू दिस लॉज अप्लाई टू एवरीवन. और क्या ये कानून सभी के ऊपर लागू होते हैं. हाउ डू न्यू लॉज कम टू इनटू बीइंग. और किस तरीके से ये नए कानून सामने आते हैं बन के. कुड देयर बी लॉज डैट आर अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल. और कुछ कानून ऐसे भी होते हैं जो कि अनपॉपुलर होते हैं और कंट्रोवर्शियल मीन्स विवाद की वजह होते हैं. व्हाट शुड वी एज सिटीजन्स डू अंडर सच सर्कमटेंसेस. और सिटीज़न होने के पर्पज़ से हमारी कुछ ऐसी भी सिचुएशंस हैं, हमें ऐसी सिचुएशंस में क्या करना चाहिए ये चीज़ बतानी है. अगर हम इंडिया के सिटीज़न हैं तो हमें ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए. आगे दिया है डू लॉज अप्लाई टू ऑल. क्या कानून सभी के ऊपर लागू होते हैं. दिया है रीड द फॉलोइंग सिचुएशन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. ऊपर की सिचुएशन को पढ़ें और कुछ आंसर्स दें. अ गवर्नमेंट official help his son go to hiding because his son has been given a 10-year jail sentence by a district court for a crime that has committed. अगर कोई सरकारी अधिकारी के बेटा जो है सन है, उसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के थ्रू 10 ईयर्स की जेल में रहने की सज़ा सुनाई गई है, इस वजह से वो गवर्नमेंट ऑफिशियल सरकारी अधिकारी अपने सन को भाग जा के छुपने में उसकी हेल्प कर रहा है. डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्शन वर राइट. क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल का ये काम सही है. शुड हिज सन बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम द लॉ जस्ट बिकॉज हिज फादर इज इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकल पावरफुल. और क्या उसके सन को केवल इस वजह से कानून से एग्जेम्प्ट मीन्स छूट मिल जानी चाहिए, माफ़ी मिल जानी चाहिए कि उसके फादर इकोनॉमिकली और पॉलिटिकल रूप से पावरफुल हैं. इकोनॉमिकली मतलब पैसे वाले हैं, और पॉलिटिकल रूप से मतलब उनके नेताओं के साथ अच्छी जान पहचान है, इसलिए. द एबव इज़ अ क्लियर केस ऑफ अ वायलेशन ऑफ लॉ. ऊपर जो है वो सीधा कानून के उल्लंघन का मामला दिया है. एज यू रीड इन यूनिट 1 मेंबर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर एग्रीड देयर शुड बी नो आर्बिट्री एक्सरसाइज ऑफ पावर इन इंडिपेंडेंट इंडिया. और जैसा कि आपने यूनिट 1 में पढ़ा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने किसी भी तरीके से की अपनी होने वाली ताकत की या सत्ता की होने वाली इंडिपेंडेंट इंडिया में सत्ता की होने वाली मनमानी को में कोई भी तरीके से वो एग्री नहीं थे. दे देयरफॉर instituted several provision in the constitution that would establish the rule of law. और इसीलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में कई ऐसे प्रोविज़न्स प्रावधान जोड़े थे जिससे कि कानून पर आधारित शासन को इस्टेब्लिश किया जा सके. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज वॉज डैट ऑल पर्सन्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया आर इक्वल बिफोर द लॉ. और इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न जो था वो ये था कि इंडिपेंडेंट इंडिया में सभी लोग कानून के लिए बराबर होंगे. द लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पर्सन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन. और जो कानून था उस पे किसी भी रिलीजन, किसी भी कास्ट या जेंडर के अकॉर्डिंग भेदभाव नहीं किया जाएगा. दैट द रूल
of law means is that all laws apply equally to all citizens of country and no one can be above the law. और what the rule of laws means, कानून के शासन का मतलब है कि सभी कानून देश के सभी सिटीजन्स के ऊपर इक्वल रूप से लागू होगा, कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं होगा. नाइदर ए गवर्नमेंट ऑफिशियल नॉर अ वेल्दी पर्सन नॉर इवन द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इज अबव द लॉ. चाहे कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हो या फिर कोई बहुत वेल्दी धनी आदमी हो या फिर हमारे देश का राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, वो भी कानून के ऊपर नहीं होगा. एनी क्राइम और वायलेशन ऑफ लॉ हैज़ अ स्पेसिफिक पनिशमेंट एज वेल एज अ प्रोसेस थ्रू विच द गिल्ट of person has to be established. एनी क्राइम और वायलेशन ऑफ लॉ, अगर कोई भी अपराध या कानून का उल्लंघन होता है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक पनिशमेंट होती है और उस पनिशमेंट तक पहुंचने के लिए जो प्रोसेस होता है उसमें व्यक्ति का अपराध गिल्ट को साबित किया जाता है, प्रूफ किया जाता है. बट वॉज इट ऑलवेज लाइक दिस, लेकिन क्या ऐसा हमेशा हो पाता है? In ancient India there were innumerable and often overlapping local law. पहले भी एंशियंट इंडिया में भी ना जाने कितने कानून बने थे और अक्सर ऐसे मामले इसी तरीके के लोकल कानूनों से लागू किए जाते थे, निपटाए जाते थे. डिफरेंट कम्युनिटीज़ enjoyed different degree of autonomy in administrating these laws among their own. और डिफरेंट कम्युनिटीज़ जो थीं वो इन्हीं कानूनों को अपने अधिकार क्षेत्र में लेके अपने हिसाब से लागू करने के लिए आज़ाद थीं. इन सम केसेस द पनिशमेंट दैट टू पर्सन रिसीव्ड फॉर द सेम क्राइम वेरीड डिपेंडिंग ऑन देयर कास्ट बैकग्राउंड, विद लोअर कास्ट बीइंग मोर हार्शली पेनलाइज्ड. इन सम केसेस कभी कभी कुछ मामलों में जात के आधार पे एक ही अपराध के लिए अलग अलग दो पर्सनों को अलग अलग सज़ा दी जाती है. जैसे कि अगर कोई पर्सन लोअर कास्ट का है तो उसे ज़्यादा सज़ा दी गई. This slowly began to change as the system of law began to further evolving during the colonial period. और कॉलोनियल पीरियड मतलब औपनिवेशिक शासन के समय कानून पे आधारित ऐसी व्यवस्था बनाई गई जिससे कि हमारी ये जो जात के आधार पर पनिशमेंट देने की जो प्रथा चल ही आ रही है या भेदभाव चला आ रहा है उसको धीरे धीरे करके ख़त्म किया जा सके. It is often believed that it was the British colonists who introduced the rule of law in India. It was मतलब बहुत सारे लोग मानते हैं कि कानून की जो शुरुआत थी वो औपनिवेशिक मतलब अंग्रेज़ों के शासन में शुरू हुई थी. हिस्टोरियंस हैव डिस्प्यूटेड दिस क्लेम ऑन सेवरल ग्राउंड्स, टू ऑफ विच इंक्लूड first that colonial laws was arbitrary and second that the Indian nationalists played a prominent role in the development of the legal sphere in British India. और जबकि हिस्टोरियंस इतिहासकारों में इस बात को लेकर डिस्प्यूट मीन्स विवाद चल रहा है दिस क्लेम इन कारणों पे और वो उसके कई सारे कारण हैं. सेवरल ग्राउंड्स मीन्स कई सारे कारण हैं. टू ऑफ विच इंक्लूड जिनमें से दो यहाँ पे बताए गए हैं. फर्स्ट एक तो ये डेट कॉलोनियल लॉ वॉज आर्बिट्री की जो औपनिवेशिक शासन का नियम कानून थे वो खुद ही मनमाने थे. एंड सेकंड दैट द इंडियन नेशनलिस्ट प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ लीगल स्फेयर इन ब्रिटिश इंडिया. और दूसरा ये कि जो हमारे यहाँ के नेशनलिस्ट थे उन्होंने खुद ही ब्रिटिश रूल में इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए बहुत सारे नियम कानूनों को बनाने में अहम भूमिका निभाई थी. One example of arbitrariness that continued to exist as part of British law in the Sedition Act of 1870. और जबकि हम लोग 1870 के सेडिक्शन मीन्स राजद्रोह के एक्ट 1870 के राजद्रोह एक्ट में ब्रिटिश
गवर्नमेंट के अंग्रेजी शासन के बहुत सारे आर्बिट्रीनेस मीन्स मनमानी तरीकों को देख सकते हैं। द आइडिया ऑफ सेडिक्शन वॉज वेरी ब्रॉडली अंडरस्टूड विद इन दिस एक्ट। और इसके अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति देखना चाहे तो आइडिया ऑफ सेडिक्शन मीन्स राजद्रोह के परिभाषा को समझ सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा ब्रॉड थी, बड़ी थी। एनी पर्सन प्रोटेस्टिंग मतलब परिभाषा मीन्स उसके मायनों को। एनी पर्सन प्रोटेस्टिंग और क्रिटिसाइजिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड बी अरेस्टेड विदाउट ड्यूअल ट्रायल। और अगर कोई भी पर्सन, ये इनका राजद्रोह का जो मैटर था वो ये बताया गया है कि एनी पर्सन प्रोटेस्टिंग, अगर कोई भी पर्सन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलता है, उसकी क्रिटिसाइजिंग आलोचना करता है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उस पर्सन को बिना किसी मुकदमे या बिना किसी आधार पे अरेस्ट कर सकती है। आगे साइड में दिया है, पहले उसको देख लेते हैं। अनदर एग्जाम्पल ऑफ ब्रिटिश आर्बिट्रीनेस वाज द रोलेट एक्ट विच अलाउड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन पीपल विदाउट ड्यू ट्रायल। एक अंग्रेजी सरकार के मनमानेपन का एक उदाहरण रोलेट एक्ट भी है, जिसके जरिए सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे के जेल में डाल सकती थी। इंडियन नेशनलिस्ट इंक्लूडिंग महात्मा गांधी वर वेहेमेंट इन देयर अपोजिशन टू द रोलेट बिल्स। और महात्मा गांधी सहित बहुत सारे नेशनलिस्ट थे जिन्होंने इस रोलेट एक्ट के सख्त खिलाफ थे। वेहमेंट मीन्स सख्ती से, सख्त खिलाफ थे, अपोजिशन खिलाफ थे। डिस्पाइट द लार्ज नंबर ऑफ प्रोटेस्ट द रोलेट एक्ट कम इनटू इफेक्ट ऑन 10 मार्च 1990। और भारी विरोध के बावजूद भी 10 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट लागू कर दिया गया था। इन पंजाब प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस एक्ट continued quite actively, and on April 10 two leaders of the movement, Dr. Satyapal and Dr. Saifuddin Kichlu were arrested। और पंजाब में इस कानून का बड़े पैमाने पे विरोध होता रहा और इसी के क्रम में 10 अप्रैल को डॉक्टर सैफुद्दीन और किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। टू प्रोटेस्ट दीज अरेस्ट अ पब्लिक मीटिंग वॉज हेल्ड इन 13 अप्रैल एट जलियांवाला बाग इन अमृतसर। और 10 अप्रैल को उनको अरेस्ट किया गया और इसी के विरोध में 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया था। जनरल डायर इंटर्ड द पार्क विद हिज ट्रूप। और उसी समय जब वहाँ सभा चल रही थी तो जनरल डायर अपनी फौज के साथ वहाँ पे उस पार्क में एंटर मीन्स आ गया। दे क्लोज द ओनली एग्जिट एंड विदाउट गिविंग एनी वार्निंग जनरल डायर ऑर्डर्ड द ट्रूप्स टू फायर। और जो एक ही रास्ता था उस पार्क से बाहर निकलने का उसे बंद कर दिया गया और बिना किसी वार्निंग के जनरल डायर ने अपनी फौज को आदेश दे दिया गोलियां चलाने का। सेवरल हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाइड इन दिस गन फायर एंड मैनी मोर वर वोंडेड इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रेन। सैकड़ों लोग इस गोलियों के चलने से वहीं उनकी डेथ हो गई, मर गए, और बहुत सारे वुमेन और चिल्ड्रेन घायल हो गए। दिस पेंटिंग शोज ट्रूप्स फायरिंग ऑन द पीपल ड्यूरिंग द जलियांवाला बाग। ये जो नीचे पेंटिंग दी है उसमें जलियांवाला बाग के हत्याकांड को दिखाया गया है। ये देखिए, ये जो पड़े हुए लोग दिख रहे हैं ना, ये लोग ऐसे ही गोलियों के चलने से मरे हुए लोगों की संख्या दिखाई जा रही है। आगे देखते हैं। Indian nationalists began protesting and criticizing this arbitrary use of authority by the British। और इंडियन नेशनलिस्ट ने अंग्रेजी सरकार के इस तरीके से सत्ता के मनमाने इस्तेमाल की खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया एंड प्रोटेस्टिंग विरोध करना और क्रिटिसाइजिंग आलोचना करनी शुरू कर दी। दे आल्सो बिगन फाइटिंग फॉर ग्रेटर इक्वलिटी एंड वांटेड टू चेंज द आइडिया of law from a set of rules that they were forced to obey to law as including ideas of justice. They also began fighting for greater equality। अपनी बातों को मनवाने के लिए
के लिए उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष शुरू कर दिया एंड वांटेड टू चेंज द आइडिया। वो ये चाहते थे कि इस विचार को बदला जाए ऑफ लॉ फ्रॉम अ सेट ऑफ रूल्स दैट वर फोर्स टू ओबे, और ऐसे नियम कानून बनाए जाएं जिनको फोर्स से, मतलब वो ऐसे नियम कानून बना रहे थे जिनको फोर्स के साथ लागू किया जा रहा था। टू लॉ एज इंक्लूडिंग आइडिया ऑफ जस्टिस, और उन्हें वो जस्टिस मतलब न्याय का एक रूप दे रहे थे। मतलब उन लोगों ने, नेशनलिस्ट ने जो विरोध करना शुरू किया था, उनका मतलब ऐसे कानून, ऐसे नियम नहीं थे जिनका पालन फोर्सफुली किया जाए, और साथ ही में कानून की एक ऐसी व्यवस्था को देखना चाहते थे जो कि न्याय पे आधारित हो। बाय द एंडिंग ऑफ द 19th सेंचुरी, और 19th सेंचुरी की एंडिंग में द इंडियन लीगल प्रोफेशन आल्सो बिगेन इमर्जिंग एंड डिमांडेड रिस्पेक्ट इन कॉलोनियल कोर्ट्स। जो इंडियन लीगल प्रोफेशन था, कानूनी प्रोफेशन जो पेशा था, वो इमर्जिंग उभरने लगा था, उदय होना उसका शुरू हुआ था। एंड डिमांडेड रिस्पेक्ट इन कॉलोनियल कोर्ट्स, और उसने औपनिवेशिक अदालतों में ये मांग की कि भारतीयों को भी सम्मान की नज़र से देखा जाए। डी बिगन टू यूज़ लॉ टू डिफेंड द लीगल राइट्स ऑफ इंडियंस, उसने भारतीयों के लिए भी कानूनों की मांग की, ऐसे कानून जिससे उनकी सुरक्षा हो सके। इंडियन जज आल्सो बिगन टू प्ले अ ग्रेटर रोल इन मेकिंग डिसीजन, और भारतीय जजों ने, इंडियन जज ने ऐसे बहुत सारे फैसले लेने में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। देयरफॉर देयर वर सेवरल वेज इन विच इंडियन प्लेज अ मेजर रोल इन द इवोल्यूशन ऑफ रूल ऑफ लॉ ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। देयरफॉर, और इस तरीके से देयर वर सेवरल वेज, कुछ तरीके थे, इन विच इंडियन प्ले, जहाँ पे इंडियंस ने अपना रोल प्ले किया था। टू इन इवोल्यूशन मीन्स विकास क्रम में, विकास के क्रम में अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था ऑफ रूल ऑफ लॉ ड्यूरिंग, मतलब कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे कानूनों के बनने में या कानून के विकास होने में अपना बड़ा रोल प्ले किया था इंडियंस ने। With the adoption of the Constitution, this document served as foundation on which our representative began making law for the country। और कॉन्स्टिट्यूशन को परमिशन मिलने के बाद, एडॉप्ट करने के बाद, एक ऐसे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत थी, एक ऐसा डॉक्यूमेंट ही हमारा फाउंडेशन बेस बन गया था जिसके आधार पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव देश के लिए कानून बनाने लगे थे। एवरी ईयर आवर रिप्रेजेंटेटिव पास सेवरल न्यू लॉ एज वेल एज रिवाइज एग्जिस्टिंग वंस, और हर साल हमारे रिप्रेजेंटेटिव कई ऐसे नए कानून बनाने लगे थे, और उसमें उन्हें रिवाइज एग्जिस्टिंग वंस मीन्स उनमें अगर कुछ कमियां होती थी तो उन्हें भी सही संशोधन करने लगे। इन योर क्लास 6 बुक यू रीड अबाउट द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। आप अपने क्लास 6 की बुक में 2005 के हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पढ़ा था। सक्सेशन मीन्स उत्तराधिकार, मतलब हिंदुओं में उत्तराधिकार का जो नियम था। According to this new law, son, daughters and their mothers can get an equal share of family property। और इस कानून के हिसाब से बेटे, बेटियां और माँ तीनों को परिवार की संपत्ति में बराबर हिस्सा मिल सकता है। Similarly, new law have been enacted to control population and provide employment। और इसी तरीके से और भी कई नियम कानून बनाए गए जिससे कंट्रोल पोल्यूशन, जिससे पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके, एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, और लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके। हाउ डू पीपल कम टू थिंक एंड प्रोपोज दैट अ न्यू लॉ इज़ नेसेसरी, और किस तरीके से लोग इस निर्णय पे पहुँचे कि कानून, एक नया कानून बनना ज़रूरी है। यू विल रीड मोर अबाउट दिस इज़ द नेक्स्ट सेक्शन, और आप इस बारे में नेक्स्ट सेक्शन में अगले हिस्से में पढ़ेंगे। हाउ डू न्यू लॉ कम अबाउट, नए कानून किस तरीके से बनते हैं। द पार्लियामेंट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग, देयर आर मैनी वे थ्रू विच
this take place, and it is often different groups in society that raise the need for a particular law. कानून को बनाने के में पार्लियामेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है और ये प्रोसेस कई तरीके से आगे बढ़ता है। आमतौर पे हम लोग कह सकते हैं कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे डिफरेंट ग्रुप्स हैं जिनके लिए ख़ास कानून बनाने की ज़रूरत पड़ती है। एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ पार्लियामेंट इज़ टू बी सेंसिटिव टू द प्रॉब्लम फेस्ड बाय पीपल, और ये पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है कि वो लोगों के सामने आ रही प्रॉब्लम्स के लिए सेंसिटिव रहे, मतलब उनको ध्यान दे। लेट अस रीड द फॉलोइंग स्टोरी टू अंडरस्टैंड हाउ द इशू ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस वाज ब्रॉट टू द अटेंशन ऑफ द पार्लियामेंट एंड प्रोसेस अडॉप्ट फॉर द इशू टू बिकम लॉ। लेट अस रीड, और देखते हैं कि किस तरीके से जो डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा का जो इशू है उसमें वो संसद के सामने, किस पार्लियामेंट के सामने किस तरीके से आया और उसको रोकने के लिए किस तरीके से कानून बनाया गया। दिया है डोमेस्टिक वायलेंस refers to the injury or harm or threat of injury or harm caused by an adult male, usually the husband, against his wife. जब भी कोई हस्बैंड या घर का पुरुष किसी औरत को या अपनी वाइफ को आम तौर पे मारता पीटता है, चोट पहुंचाता है, मारपीट या चोट की धमकी देता है या कोई, तो इसे क्या कहते हैं, घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस कहा जाता है। दिया है इंजरी में बी कॉज्ड बाय फिजिकली बीटिंग अप द वुमेन और बाय इमोशनली एब्यूजिंग हर। इंजरी, और ये इंजरी जो है ये फिजिकली बीटिंग मतलब शारीरिक मारपीट की, और उसकी इमोशनली एब्यूजिंग उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने की, उसको गाली देने, इस टाइप के भी कारण हो सकते हैं। Abuse of women can also include verbal, sexual और economic abuse, और abuse of किसी भी औरत को वर्बल मीन्स मौखिक रूप से, सेक्सुअल तरीके से या इकोनॉमिक तरीके से गलत बोलना भी गलत हो सकता है, शोषण का तरीका हो सकता है। द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 एक्सटेंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म डोमेस्टिक टू इंक्लूड ऑल वुमेन हु लिव और have lived together in a shared household with the male member who is perpetrating the violence। और घरेलू ये जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया 2005 में, इसने वुमेन की सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए अपना एक जो वर्ड यूज़ किया डोमेस्टिक, उसको समझाने का उसका मतलब बहुत ज़्यादा ब्रॉड कर दिया, बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया। और ऐसी स्थिति में ये बताया गया कि महिलाएं जो कि घरेलू हिंसा मतलब घर के हिस्से में आती हैं, जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ अगर एक ही मकान में रह रही, मतलब उन्हें घरेलू हिंसा में तब माना जाएगा अगर वो किसी भी मेल मेंबर के साथ एक ही मकान में, एक ही घर में रहती या रह चुकी हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि औरत कहीं अलग रह रही हो और वो किसी भी आदमी पे इल्ज़ाम लगा दे तो घरेलू हिंसा नहीं। अगर वो एक ही घर में रह रही है और या रह रही थी, तो उस केस में अगर कोई भी काम होता है गलत या मारपीट या कोई भी चीज़ होती है कि पहले रह रही थी अब नहीं रह रही हो, उसके साथ मारपीट की गई, तो वो घरेलू हिंसा में आएगा। और या फिर अगर पहले अभी भी रह रही है तो उस सिचुएशन में अगर कुछ भी किया जाता है मारपीट या गलत चीज़, तो वो घरेलू हिंसा के लॉ में इंक्लूड किया जाएगा। साइड में ही कुछ क्वेश्चंस वर्ड दिए हैं। द वर्ड आर्बिट्री हैज़ बीन यूज्ड अर्लियर इन दिस बुक एंड यू हैव रीड व्हाट द वर्ड मीन्स इन ग्लॉसरी ऑफ चैप्टर 1। आपने किताब में आर्बिट्री वर्ड का यूज़ पहले ही देख लिया है, चैप्टर 1 में इस शब्द का मतलब आप पहले ही पढ़ चुके हैं। द वर्ड सेडिक्शन हैज़ बीन इंक्लूड इन द ग्लॉसरी ऑफ दिस चैप्टर, और इस चैप्टर में आपने एक नया वर्ड पढ़ा जो कि सेडिक्शन था। Read the glossary description of both words and then answer the following question। और इन दोनों शब्दों
की ग्लॉसरी मतलब मीन्स को निकाल के आप इन दो क्वेश्चन आंसर को बताएं। दिया स्टेट वन रीज़न वाई यू थिंक द सेडिक्शन एक्ट ऑफ 1870 वॉज आर्बिट्री, कि 1870 का जो सेडिक्शन एक्ट आया था, राजद्रोह का कानून आया था, उसे मनमाना क्यों माना गया। एंड इन व्हाट वेज डज द सेडिक्शन एक्ट ऑफ 1870 कॉन्ट्रडिक्ट द रूल ऑफ लॉ। और 1870 का जो सेडिक्शन एक्ट था उसे कानून शासन के उल्लंघन, वो किस तरीके से शासन का उल्लंघन करता था। कॉन्ट्रडिक्ट मीन्स शासन का उल्लंघन करना। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं और आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।